प्रिय साथियों, मैं चंद्रमणि यादव घोटुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आपने प्रीवियस क्लास में शिक्षा का अर्थ, प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य आपने पढ़ा, समझा। एबीओ 2022-23 के आगामी आयोजित परीक्षा में संभावित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे एवं एबीओ परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार उसके अनुरूप हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं, जिस सेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम जो पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में वो है लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य को जानने से पहले हमें लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, उससे जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। अर्थात प्रजातंत्र जो शब्द है यह ग्रीक भाषा, प्रजातंत्र जो शब्द है वह है ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है। प्रजातंत्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आइए समझते हैं कि डेमोक्रेटिया का अर्थ क्या है। डेमो धन क्रेटिया। साथियों, डेमो का अर्थ है जनता। डेमो का अर्थ है जनता एवं क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। एक बार फिर से ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा। लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र, इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं। प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से हुआ है। डेमो का अर्थ है जनता, क्रेटिया शब्द का अर्थ है शासन। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, दोनों का अर्थ जनता का शासन, अर्थात डेमो का अर्थ है जनता, क्रेटिया का अर्थ है शासन, अर्थात जनता का शासन। साथियों, बहुत सारे विद्वानों ने, दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने लोकतंत्र, प्रजातंत्र का
अनेक परिभाषा दिया है। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र इब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र का या लोकतंत्र का परिभाषा दिया है कि जनता का शासन जनता के लिए शासन एवं जनता द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि जनता का शासन, जनता के लिए शासन एवं जनता द्वारा शासन। तो मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र ऐसी सरकार है जिसमें अपने शासन का चुनाव जनता खुद करती है। आइए अन्य विद्वानों को हम जानना चाहेंगे। सीले ने भी लोकतंत्र को परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीबॉडी हैज शेयर। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट in which everybody has share। सीले ने प्रजातंत्र को परिभाषित किया है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीबॉडी हैज शेयर। लोकतंत्र सरकार वह है जिसमें प्रत्येक लोग भाग लेते हैं या हर व्यक्ति भाग लेता है। तो साथियों, अब लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र की सफलता तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश में, उस राज्य में आदर्श नागरिक न हो, शिक्षित नागरिक न हो या प्रजातंत्र को समझने वाले लोग न हो, प्रजातंत्र के प्रति उत्तरदायी न हो। यदि ऐसा होता है तो वहां प्रजातंत्र विफल हो जाता है। साथियों, इसलिए हमारे शिक्षा पद्धति में शिक्षा के उद्देश्य लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य में यह होना चाहिए कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा जो पद्धति है, हमारी शिक्षा पद्धति में यह होना चाहिए कि नागरिक आदर्श बन सकें, गुणवान बन सकें, चरित्रवान बन सकें, धैर्य, त्याग, सेवा, राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं सौम्य व्यवहार
के गुण उसके में स्थापित हो, ऐसी शिक्षा देश में, राज्य में होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य आदर्श नागरिकों का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण एवं उच्च आदर्श सहित उच्च चिंतन के व्यक्तित्व का निर्माण हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। साथियों, अब हम पॉइंट वाइज जानना चाहेंगे कि हमारा लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है। पहला, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य में सर्वप्रथम होना चाहिए लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। अर्थात लोकतांत्रिक मूल्य क्या क्या है? नागरिकों में प्रजातंत्र के प्रति विश्वास एवं आस्था। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रजातंत्र के विधि का, प्रजातंत्र के विधान का अनुकरण करे, ग्राह्य करे, उसे धारण करे एवं लोकतंत्र सरकार के प्रति उसकी आस्था होनी चाहिए। दूसरा, आदर्श नागरिक हो। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास में आएगा कि आदर्श नागरिक, हम ये कह सकते हैं आदर्श नागरिक का निर्माण। आदर्श नागरिक का निर्माण हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम शिक्षा देते हैं उसमें ऐसा पाठ्यक्रम का समावेश हो, ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता हो, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य हो जिसमें व्यक्ति आदर्श नागरिक बन सके। साथियों, आदर्श नागरिक किसे कहते हैं? आदर्श नागरिक के गुण हैं या लक्षण हैं। पहला, निरोग हो। आदर्श नागरिक का पहला गुण है निरोग। वह निरोग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब वह स्वस्थ रहेगा तभी अपने परिवार, अपने नाता रिश्ता, अपने गांव, अपने राज्य के प्रति अच्छा सोच रखेगा, अच्छा सोचने की क्षमता उसमें होगी और परिवार का पालन पोषण अच्छा से वह कर सकेगा और जीवन का आनंद उठा सकता है। आदर्श नागरिक का गुण होना चाहिए कि वह निर्णय लेने की क्षमता हो उसमें। आदर्श नागरिक में निर्णय लेने की क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो। साथियों, एक अच्छा व्यक्ति वही माना जाता है जो देश काल परिस्थिति अनुसार तुरंत एक अच्छा निर्णय और सबके हित में निर्णय लेता है। वो आदर्श नागरिक का प्रथम लक्षण या गुण है। साथियों, जो आदर्श नागरिक है उसे देश के वर्तमान
परिस्थिति आदि की जानकारी हो। एक आदर्श नागरिक देश के तथाकथित घटना या वर्तमान परिस्थिति के संबंध में वह वाकिफ होता है और जैसा राष्ट्र का, राज्य का, अपने गांव का परिस्थिति निर्मित होता है, वह अपने आप को उस लायक ढालने का प्रयास करता है और अधिक से अधिक प्रयास करता है कि मैं राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे सकता हूं। तो साथियों, जो आदर्श नागरिक होता है उनका और बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि वह हमारे संविधान के प्रति आस्था रखता है, हमारे संविधान के प्रति आस्था रखता है। एक आदर्श नागरिक का गुण है कि वह संविधान के प्रति आस्था रखता है। साथियों, ये जो आदर्श नागरिक के गुण हैं वे उच्च विचार के होते हैं। राज्य की राष्ट्रीय संपत्ति जैसे जल, जंगल, जमीन, सड़क, सरकारी भवन और अनेक प्रकार की जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर उसका कर्तव्य होता है कि उसे वो संवर्धन करे, उसको सुरक्षित रखने में सहयोग प्रदान करे, या यदि प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार का नुकसान होता हो तो उसकी रक्षा कर सके। एक आदर्श नागरिक का गुण होता है कि वह राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर एवं प्राकृतिक संपदा का रक्षा भी करता है। इस प्रकार से पहला हमारा जो पॉइंट था वो था लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। अब हम दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे जनतांत्रिक नागरिक की उपयोगिता। दूसरा है जनतांत्रिक जनतांत्रिक नागरिकता का बोध। हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसी पद्धति होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि बालक को या व्यक्ति को जनतांत्रिक नागरिकता का बोध कराए। जैसे एक वयस्क नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह शासन को चयन करने में उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वह चाहता है कि जनहिताय जन सुखाय और राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक कारगर हो, ऐसे शासन की स्थापना हो सके। उसमें वह जैसे मताधिकार, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मताधिकार साथियों, जनतांत्रिक नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह अपना मताधिकार को समझे। अतः बालक को जब वह वयस्क हो जाए तो उसके मताधिकार का महत्व एवं महत्वपूर्ण भूमिका हमारी शिक्षा पद्धति समझा सके। ऐसे ही हमारी शिक्षा प्रणाली में जनतांत्रिक नागरिकता
के गुण और उसे बोध कराने वाले पाठ्यक्रम का समावेश होना चाहिए। साथियों, जो हमारे नागरिक होते हैं उन्हें सरकार के प्रति सहयोगात्मक भाव होना चाहिए। शिक्षा पद्धति पर ऐसा बल देना चाहिए जो कि सरकार के प्रति सहयोगात्मक भाव व्यक्ति के प्रति जागरूक हो। जब बालक पढ़ लिख कर वयस्क हो जाए तो उसे ये ख्यालात होनी चाहिए, ये ख्याल आना चाहिए कि सरकार के प्रति हमारा क्या सहयोग होना चाहिए और एक राष्ट्र निर्माण में हम कैसे सरकार को सहयोग कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से जनतांत्रिक नागरिकता का बोध कराता हुआ हमारा पाठ्यक्रम, हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आगे हम तीसरा पॉइंट में शारीरिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एम, शारीरिक विकास का उद्देश्य। साथियों, हमारे देश के शिक्षा पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से कैसे पुष्ट हो सकते हैं, शारीरिक रूप से हम कैसे बलिष्ठ हो सकते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता कैसे अच्छी हो, उच्च स्तर का हो। साथियों, शरीर जो है ना, इस संसार में बहुत ही अमूल्य और सबसे उत्कृष्ट रचना है। प्रकृति का, ईश्वर का, मनुष्य का शरीर बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। इससे बढ़कर विशिष्ट रचना दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसीलिए शरीर को जानना, समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक में और किसी भी व्यक्ति में शारीरिक विकास कैसे हो, इसे जानना समझना हमें बेहद जरूरी है। साथियों, शारीरिक विकास में जैसा कि महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म की संस्थापना कौन करेगा। अर्थात धर्म की साधना शरीर से ही हो सकती है। अर्थात शरीर ही ऐसा माध्यम है, साधन है, जिसके माध्यम से हम संसार के अनेक कर्म कर सकते हैं। साथियों, जिस राज्य के, जिस देश के नागरिक बलिष्ठ होते हैं, वह साम्राज्य, वह राष्ट्र महाबलिष्ठ होता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या बालक का विकास का ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें उन्हें बोध कराना चाहिए कि शरीर का संपूर्ण विकास, संतुलित आहार कैसा हो,
शरीर का संपूर्ण विकास कैसा हो। हमारे इस देश में जीवन प्रत्याशा 58 से 60 वर्ष है, अतः हम पूरे जीवन प्रत्याशा के साथ अधिक से अधिक निरोग रहकर कैसे जिया जाए, ये सभी का ज्ञान हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में होना चाहिए। साथियों, अगर शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विद्वानों ने कहा है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अर्थात शरीर को कैसे सहेजा जाए, शरीर को कैसे अच्छा रख रखाव हो शरीर का, इस सब का ज्ञान भी हमें हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में होना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी शिक्षा के माध्यम से हम सीखते हैं, योगा के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस प्रकार के शरीर के प्रत्येक अंगों का मूवमेंट करके हम निरोग रह सकते हैं, किस प्रकार से योग ध्यान हमें करना चाहिए, किस प्रकार से हमें व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें औषधीय गुणों का लाभ लेते हुए, औषधीय दवाइयों का लाभ लेते हुए हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ये सारी जानकारी आजकल शिक्षा के माध्यम से होता है। और ये हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि शारीरिक विकास कैसा हो। तो साथियों, अब हम अगले पॉइंट में जाते हैं कि ज्ञानार्जक, हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ज्ञानार्जक होना चाहिए। अर्थात आदर्श शिक्षा उसे माना गया है, या आदर्श शिक्षा वह है जो बालकों में या व्यक्ति में अधिक से अधिक ज्ञान का प्रवेश करा सके, अधिक से अधिक ज्ञान उसे प्राप्त हो, वो आदर्श शिक्षा के स्तर में आता है। साथियों, हमारा शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति जब तक शिक्षा ग्रहण करे, जब तक वो विद्यालयों में आता रहे, सीखता रहे, तब तक उसके क्षमता के आधार पर अधिक से अधिक ज्ञान उसे दिया जाए, बांटा जाए। दोस्तों, जो ज्ञान है, नॉलेज जिसे हम अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, अमूल्य निधि है। इस संसार में अगर अमूल्य निधि माना गया है तो वो है ज्ञान। व्यक्ति को हर पल ज्ञान की आवश्यकता होती है, चाहे हम चलते रहें या खाते रहें या सोते रहें या जागते रहें या पढ़ाई करते रहें या किसी भी कर्म क्षेत्र में हमें ज्ञान की जरूरत पड़ता है। और साथियों, अरस्तु ने कहा है सुकरात ने कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वही ही
सदाचारी हो सकता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है वो व्यक्ति ही सदाचारी हो सकता है। साथियों, जो उच्च ज्ञान प्राप्त करता है, जो अपना जीवन ज्ञान को प्राप्त करने में लगाता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति आदर्श होता है, त्यागी होता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति सदाचारी होता है और राष्ट्र निर्माण में भी उसका योगदान वह सुनिश्चित कर लेता है और अपने ज्ञान के माध्यम से वह यह जानता है कि कौन सा कर्म क्षेत्र मुझे करना चाहिए। तो साथियों, ज्ञान अर्जन करना भी शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज हमें जो जरूरत है वो है इस ज्ञान के माध्यम से नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत सहित आज पूरा विश्व दुखी है। उसका कारण है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो शिक्षा पद्धति है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि हमारा जो शिक्षा पद्धति है या हमारा जो पुस्तकीय ज्ञान है वह सिर्फ मस्तिष्क को विकास करता है, मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। और हमारे शिक्षा जो प्रणाली है, हमारा जो शिक्षा पाठ्यक्रम है, उसमें आध्यात्मिक, नैतिक और संस्कार की कमी है। साथियों, जाहिर सी बात है कि यदि कोई बच्चा को आप भले ही खिलौना, खाने का चीज या जो बच्चा मांगता है उसे न दें तो वह आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रो सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चा को आप संस्कार नहीं देंगे तो वह आजीवन रोने लगेगा। इसीलिए साथियों, बच्चे को खिलौना, खाने की चीज या वस्त्र दें या ना दें, लेकिन सदाचार, आचरण का गुण एवं संस्कार अवश्य दें। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य ये अवश्य होना चाहिए कि हम ज्ञान के माध्यम से उसे सदाचारी बनाएं, उसे आदर्श बनाएं, जो कि इस प्रकृति में उसका अभूतपूर्व योगदान हो। साथियों, अब हम अगले कड़ी में पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य और क्या हो सकता है। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास, लोकतांत्रिक शिक्षा का अगला जो उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास भी हम कह सकते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। हमारे लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है, जो कि बालक के रुचि के अनुसार यदि हम शिक्षा उसे देते हैं तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है,
और बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा निश्चित रूप से आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है, माध्यम है। किसी भी बालक का आत्मविश्वास यदि विद्यालय में बढ़ जाए तो निश्चित रूप से वह जीवन के पथ पर निरंतर निर्भीक होकर के साहसी बनते हुए और अपने गगनचुंबी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बालक का आत्मविश्वास विद्यालय में, पाठशाला में या शिक्षा के माध्यम से जितना विकसित हो सकता है उतना वह कहीं नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि वह छोटे से उसके मस्तिष्क में बालक अवस्था में ही बैठ जाता है कि जीत भी कोई चीज होती है और इसे हम करके रहेंगे, इसे हमें करना है। जैसा कि आत्मविश्वास एक नन्ही सी चींटी जैसा होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी का 2 लाइन मुझे याद आता है। नन्ही सी चींटी, आत्मविश्वास के संबंध में कहना चाहूंगा, नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर उतरना और गिरकर फिर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। साथियों, चींटी में वो आत्मविश्वास होता है। दुनिया में हार कोई चीज है उसकी उसे कोई अनुभूति नहीं है। वह ये जानता है चींटी की जीवन में जीत ही कोई चीज है, हार इस दुनिया में नहीं है। और हम इसलिए हारते हैं, इसलिए हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है कि हमें पता है कि दुनिया में हार भी कोई चीज है। इसीलिए प्यारे, हमें नेगेटिविटी बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो गुण हैं, ये हमारे शिक्षा में, हमारे शिक्षा के उद्देश्य में होने चाहिए कि बालक का या किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। साथियों, अब जो लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है उसमें है व्यवसायिक कुशलता का विकास। व्यवसायिक कुशलता का विकास। व्यवसायिक कुशलता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल व्यवसायिक कुशलता का डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल। तो साथियों, हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य 6ठे नंबर में हम पढ़ रहे हैं व्यवसायिक कुशलता का विकास। बालक जब विद्या अध्ययन करके निकलता है तो उसके में ये आत्मविश्वास होना चाहिए या उसके में जीवन यापन करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में वो विषय सम्मिलित होने चाहिए जो कि
जिसे सीखकर बालक अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कौशल विकसित करते हुए वह जीविका उपार्जन के लिए धन जुटा सके। व्यवसायिक कुशलता का विकास शिक्षा में जब से हमारे भारत में सम्मिलित हुआ है, जोरों पर हमारे युवा साथी भारत ही नहीं विश्व स्तर में स्किल डेवलपमेंट करते हुए भारत की एक नई पहचान दे रहे हैं। साथियों, व्यवसाय की शिक्षा जीवन में बेहद जरूरी है। कौशल विकास यदि हमारे में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा तो हम स्वावलंबी बनेंगे। हम स्वयं जीविका उपार्जन के लिए किसी दूसरे से आश्रित न होकर के हम स्वयं अपने परिवार के लिए धन जुटा सकते हैं और स्वाभिमान के साथ हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए व्यवसायी शिक्षा हमारे शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। साथियों, जीवन की संपूर्ण समय में, जीवन के पूरे समय अवधि में संपूर्णता का ज्ञान हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित होने चाहिए। उसे कहते हैं जीवन में संपूर्ण कुशलता का ज्ञान संपूर्ण कुशलता का ज्ञान। साथियों, व्यक्ति को यह अनुभव होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए कि वह परिवार का पालन पोषण, वह परिवार का पालन पोषण कैसे करे। जीवन में संपूर्ण कुशलता का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए और यह ज्ञान हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे शिक्षा पद्धति में, हमारे शिक्षा के उद्देश्य में होना चाहिए। साथियों, परिवार का पालन पोषण कैसे करे एक शिक्षित व्यक्ति भली भांति जानता है। दूसरा में वह अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करे, कैसा व्यवहार करे। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि उसके पड़ोस में कैसी सौम्य व्यवहार के आधार पर हम एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी और एक दूसरे के उन्नति में, एक दूसरे के विकास में कैसे सहयोगी बन सकते हैं। इसका ज्ञान भी हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। ये हमारे शिक्षा पद्धति, शिक्षा के उद्देश्य में सम्मिलित हो और हमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए, मेरी भागीदारी राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इसका ज्ञान भी हमें शिक्षा के माध्यम से मिलनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य में ये सम्मिलित होनी चाहिए। सुख के प्रसाधनों का, सुख के प्रसाधनों का
उपयोग हम सुख के प्रसाधनों का उपयोग हम सर्व हिताय कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। साथियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें सुख प्राप्त होती है। प्रकृति में अनेक सुख के साधन हैं और उन प्रसाधनों को हम उपयोग करते हुए सर्वहिताय कैसे अधिक उपयोग कर सकते हैं, अधिक जनों के लिए वो कैसे कार्यकारी हो, कैसे सुखकारी हो, कैसे लाभकारी हो, इसका ज्ञान भी हमें शिक्षा के माध्यम से मिलना चाहिए। और किस प्रकार से हम समस्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकृति के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए कर सकते हैं, इसका विचार भी शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होनी चाहिए। जैसे शक्तियां तो हमें बहुत बड़े बड़े प्राप्त हुए, परंतु आज आप सभी देख रहे हैं कि विश्व में लोग महाशक्ति, शक्ति, अनंत शक्ति का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। क्या प्रकृति के विकास में या प्रकृति के विनाश में। तो साथियों, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के माध्यम से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति का प्रयोग हम प्रकृति के संवर्धन में, प्रकृति के विकास में, प्रकृति के उन्नति में हमें करना चाहिए, न कि प्रकृति के विनाश में करना चाहिए। साथियों, इसका ज्ञान भी हमें शिक्षा के माध्यम से हमें यह बोध हो कि हम महाशक्ति का प्रयोग या प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से इस धरती के लिए सुखपूर्वक कर सकते हैं, मानव जगत के लिए कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर अपनी जिंदगी में भी हम लुत्फ आनंद उठा सकते हैं। तो साथियों, और बहुत सारी पॉइंट हैं जिसे मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, जैसा कि कुशल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व का गुण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, क्षमा चाहूंगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कुशल नेतृत्व का गुण कुशल नेतृत्व का गुण एवं राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कुशल नेतृत्व का गुण तथा राष्ट्रीय एवं
अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास हो, अर्थात कुशल नेतृत्व का गुण। हम कैसे राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, राज्य को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, परिवार को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, गांव को कैसे प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से नेतृत्व करने की कौशल शिक्षा से ही हमें प्राप्त होती है। और हमारे शिक्षा पद्धति में ये चीज समाहित होना चाहिए कि व्यक्ति को, बालक को नेतृत्व क्षमता कैसे प्रदान की जाए, नेतृत्व क्षमता में अव्वल कैसे हो कोई भी व्यक्ति, यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। नेतृत्व कौशल शिक्षा के माध्यम से हम जितना अच्छा सीख सकते हैं, दुनिया में कोई भी और ऐसा विधा संसाधन नहीं है जो हमें इतनी तीव्र गति से नेतृत्व कौशल प्रदान कर सके। साथियों, लीडरशिप का जो विधा है वह बालक प्राथमिक से ही सीखता है और धीरे धीरे कॉलेजों में जाकर के वह गांव का, राज्य का और फिर देश का नेतृत्व करने लगता है। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो साथियों, मैं ये कह सकता हूं कि हमें जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भावना का जो विकास हमें करना है, शिक्षा उसका बहुत बेस्ट माध्यम है। अपने देश के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना जो हमारे में आता है वह शिक्षा के माध्यम आता है। आप सभी को अवगत है कि हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है और पूरे विश्व के साथ हम अच्छा चाहते हैं। हमारा संवेदना है पूरे विश्व के साथ में और विश्व का कल्याण हो, ये हमारा मुख्य ध्येय है। इसलिए हमारे शिक्षा में, हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारे शिक्षा के उद्देश्य में ये सम्मिलित होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के विकास के साथ साथ विश्व कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी हमारे में विकसित हो, हमारे में स्थापित हो। इसी भावना के साथ में आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः अभिनंदन है। नमस्कार।